नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और आज की इस क्लास में जो थर्ड होगी ऑन सॉल्विंग स्टैटिक्स बाय एस एल लूनी, आज हम करेंगे चैप्टर टू की जो एग्जाम्पल्स थर्ड है उससे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके अलावा दो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करेंगे किताब से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 500 में 400 प्लस सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने की एक पोटेंशियल देता है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन सिविल सर्विसेज मीन्स ऑप्शनल। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज दो कंसेप्ट समझते हैं आगे क्वेश्चंस करने से पहले। और पहला जो कंसेप्ट है वो है ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि यदि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से, एक्टिंग एट ए पॉइंट, और ये तीन फोर्सेस हैं एक किसी पॉइंट पे काम कर रही हैं से पॉइंट ओ। ओके, एंड इफ दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर ये फोर्सेस रिप्रेजेंट होती हैं बाई द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में अगर ये रिप्रेजेंट होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्राइंगल की साइड से, तो ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे सामने ये तीन फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली अगर हम इस वेक्टर ए की या फोर्स ए की बात करें तो ये है। ओके, जो वेक्टर बी है वो ये है और वेक्टर सी ये है। तो ऑब्वियसली टेकन इन ऑर्डर है, ऑब्वियसली दिस देन दिस टेकन इन ऑर्डर है, बिल्कुल इसी तरीके से नंबर एक। और दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज शोन हेयर, है ना। तो इसमें जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पास यहाँ है। करेक्ट। तो अगर ये तीन फोर्सेस जो एक पॉइंट पे काम कर रही हैं, अगर वो रिप्रेजेंट होती हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो तीन फोर्सेस ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब इसका जो कन्वर्स है वो भी सच है, उसको समझते हैं वो कैसे ट्रू है। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यदि इस बार ये हम कहें कि ये फोर्सेस जो इस पॉइंट पे काम कर रही हैं ये इक्विलिब्रियम में है। पिछली बार हमने ये कहा था कि दे विल बी इन इक्विलिब्रियम यदि वो एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट होती हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। लेकिन इस बार हम ये कह रहे हैं कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, देन then they can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle. ओके, तो ये एक ट्राइंगल्स की साइड से रिप्रेजेंट हो जाती हैं जो इस तरह से खींचा जाता है। जो ट्राइंगल है ये इस तरह से खींचा जाता है कि इसकी जो साइड्स हैं वो इन फोर्सेस की डायरेक्शन के पैरेलल होंगी और साइड्स भी इन फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके बराबर होंगी। ओके, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और मैं इसका एप्लीकेशन अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगा। और इसके बाद एक कंसेप्ट और है लेमीज थ्योरम का। तो लेमी थ्योरम समझ लेते हैं कि यदि तीन फोर्सेस हैं से ए बी एंड सी और वो किसी एक पॉइंट पर काम कर रही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं पॉइंट ओ पर। ओके, और वो इसको इक्विलिब्रियम में रखती है इस पॉइंट को, तो प्रत्येक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें कि फोर्स ए, ऑब्वियसली फोर्स ए अपॉन साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू फोर्स बी साइन ऑफ बीटा इक्वल टू फोर्स सी साइन ऑफ गामा। सिमिलरली हियर अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, सो दिस साइन ए, sorry, this force A upon sine of this angle. Similarly, this force upon equal to this force upon sine of this angle equal to this force upon sine of this angle. Simple. So this is Lami's theorem. तो अब इस पर बेस्ड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। तो अनसॉल्व क्वेश्चंस को करने से पहले दो जो सॉल्व एक्सरसाइज दी गई हैं किताब में उनको करते हैं। मैं थोड़ा उसको आपको समझाता हूँ। तो पहली जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो है पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल and is acted on by three forces P, Q and R tending towards the angular points A, B and C of a
circumscribed triangle. Prove that when the forces are in equilibrium, this will happen. Okay, so let us understand the figure first of all. So this is the figure. This is the figure. Okay, so there are three forces P, Q, R tending towards the angular points A, B and C. Okay, करेक्ट. और ये जो है ये ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल है ऑब्वियसली इस सर्किल का. अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है और इसको मैंने आपके लिए लिख के भी सॉल्व किया हुआ है. तो हमें ये प्रूव करना है कब, व्हेन द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम. सो लेट्स डू इट. अब अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली जो लैमी की थ्योरम है ये स्टैंड करेगी. मींस P अपॉन दिस P अपॉन साइन BOC यानी दिस एंगल इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल एंड इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल. वेरी सिंपल. तो ये हमको ये established है ऑलरेडी, because we are considering that the forces are in equilibrium. Okay, अब इसको सॉल्व करते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो obviously for any triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Simple. Now in this triangle, in triangle BOC, in triangle BOC यानी इस ट्राइंगल में angle BOC means this angle plus angle B by 2. This whole angle is B and definitely this angle is B by 2. Okay, plus angle C by 2 एंड इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि हम ट्राइंगल BOC की बात कर रहे हैं. वेरी सिंपल. सो दिस एंगल BOC इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑब्वियसली ये इधर आ जाएगा नेगेटिव होकर जो मैंने ये कर दिया. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ फ्रॉम हेयर obviously angle A upon 2 plus angle B upon 2 plus angle C upon 2 equal to 90 degree. करेक्ट. अब यहां से angle BOC equal to 180 degree minus this much. Correct. So this is equal to angle B upon 2 plus angle C upon 2 is equal to 90 minus angle A upon 2. Correct. And this is equal to 90 plus angle A upon 2. Okay. BOC, this angle is BOC, but sine of BOC then it will be sine 90 plus theta equal to cos theta. So it is cos A by 2. Correct. तो हमको cos A by 2 मिल गया. एंगल BOC साइन BOC की वैल्यू हमको cos A by 2 मिल गई. Similarly sin AOC equal to cos B by 2 and then sin AOB equal to cos C by 2. Hence this is proved. Simple. Next question. Next solve example. Next. A bead of weight W can slide on a smooth circular wire in a vertical plane. The bead is attached by a light thread to the highest point of the wire and in equilibrium the thread is taut and makes an angle theta with a vertical. Find the tension of the thread and the reaction of the wire on the bead. इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसकी फिगर समझना चाहिए. सो लेट अस ड्रॉ द फिगर. सो दिस इज द फिगर. अब ये जो बीड है ये ऑब्वियसली स्लाइड कर रही है इस सर्कुलर वायर पे और ये अटैच्ड है इस AB से. क्यों? हमको दिया गया है कि इस अटैच्ड बाय ये लाइट थ्रेड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वायर. तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वायर इज दिस. तो AB जो है ऑब्वियसली ये थ्रेड है. ठीक. एंड इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड इज टाउट. तो ये बिल्कुल टाउट है. तो निश्चित रूप से दिस इज टेंशन. ऑब्वियसली चूंकि ये बीड यहां पर है तो इसका जो वेट है नीचे की ओर काम करेगा. करेक्ट. और इस सरफेस पर ऑब्वियसली इसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो ये काम कर रही है. ठीक. सिंपल. सो वी हैव गॉट थ्री फोर्सेस R, W एंड T और ऑब्वियसली ये तीनों इक्विलिब्रियम में है. अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको ये दिया गया है कि दिस एंगल इज थीटा. तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है. ठीक.
तो दो साइड्स बराबर हैं ट्राइंगल के, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। ऑब्वियसली दिस एंगल इज देन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब हम इसमें लेमी थ्योरम लगाते हैं। सो टी अपॉन, दिस इज टी साइन 180 minus 2 theta equal to, so this is because this is r, hence इसके सामने का एंगल ये हुआ, so sin theta equal to w sin theta. why? because w is of course parallel to this, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, ठीक है। so this is now sin 180 minus theta equal to sin theta, so it is sin, sorry, t upon sin 2 theta equal to r अपॉन साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। इन दो से ऑब्वियसली आर बराबर डब्ल्यू, तो आपका एक आंसर तो मिल गया। अब हमको टेंशन और निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब टेंशन यहां से निकालते हैं। सो टी इज इक्वल टू आर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज 2r साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन दिस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल साइन थीटा, सो इट इज इक्वल टू 2r cos थीटा। क्योंकि r बराबर w है, सो दिस इज इक्वल टू 2w cos थीटा। सिंपल। ओके, नाउ लेट्स टेक द unsolved questions. So here is our first question. Three forces acting at a point are in equilibrium. If they make angles of 120 degree with one another, show that they are equal. If the angles are 60 degree, 150 degree and 150 degree, in what proportions are the forces? लेमीज थ्योरम लगाएंगे। ये बहुत सरल सवाल है। तो पहला पार्ट देखते हैं पहले। सो ये तीनों जो फोर्सेस हैं, से पी क्यू आर, ये 120 डिग्री, क्यू और आर के बीच में 120 डिग्री एंड आर एंड पी के बीच में 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली लेमीज थ्योरम लगाकर हम इसको करेंगे पी पी अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू आर अपॉन साइन 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली P बराबर Q बराबर R। तो पहला पार्ट तो प्रूव होता है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। इफ द एंगल्स आर 60 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, सो इफ इट इज P, it is Q, it is R, and this is 60 degree, this is 150 degree, and this is again 150 degree. So we have P upon sine 150 degree equal to Q upon sine 150 degree equal to R upon sine 60. Okay, now sine 150 is equal to sine 90 plus 60 means cos 60 means half, and sine 60 is root 3 by 2. So this is P upon half equal to Q upon half equal to R upon root 3 upon 2 equal to some s, say. Then we have, okay, so ratio of forces बराबर 1 1 root 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So three forces acting on a particle are in equilibrium. The angle between the first and second is 90 degree, and that between second and third is 120 degree. Find the ratios of the forces. So let us draw the figure. और ये हमको 90 डिग्री दिया गया है, and this force is P, this force is Q, this is 120 डिग्री, and 12 और 9 21 210। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 150, क्योंकि कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री का होता है। ओके, सो अब हम लेमी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो P अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल टू R अपॉन, and this is R.
R upon sin 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ sin 120 डिग्री sin 90 प्लस 30 यानी कि cos 30 डिग्री मीन्स √3/2। Similarly, sin 150 degree equal to sin 90 plus 60. So sin 90 plus 60 means cos 60, and cos 60 is 1/2, and it is obviously sin 90 equal to 1. So this is 2 upon √3p equal to 2q equal to r, correct? Equal to obviously s. So the ratio of forces is √3 upon 2, 1/2, 1. Okay. And now we multiply it by 2, so the ratio is okay. Next question. So the third question is forces equal to 7p, 5p and 8p acting on a particle are in equilibrium. Find by geometric construction and by calculation the angle between the later part of forces. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये हमारे सामने तीन फोर्सेस हैं। दिस इज 7p, ओके, this is 5p and this is 8p, करेक्ट। और हमको 5p और 8p के बीच का एंगल वर्कआउट करना है, और ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम पर हैं और पार्टिकल ए पे काम कर रही हैं। तो अब इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं एक ट्राइंगल ऑफ फोर्स में चेंज करता हूं। जस्ट सी द वे आई डू इट। इस 7p को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं, ओके, and then this is 8p, okay, and this is obviously 5p, करेक्ट। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल है निश्चित रूप से वो ये है। दिस इज द एंगल आई नीड, करेक्ट। इट इज द एंगल बिटवीन 5p एंड 8p। टेक केयर, क्योंकि 5p जो है वो ये है, सो दिस इज 5p, तो हमें ये एंगल वर्कआउट करना है, ठीक। तो मैं इसको सबसे पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से करता हूँ और बाद में मैं इसको कैलकुलेशन से करता हूँ। तो ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन से करने के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखी है, और वो फिगर ये है, ठीक है। तो दिस इज 5p, दिस इज 8p, दिस इज 7p। तो अब मैं अगर ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को ये एंगल स्वतः मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। अब इसको निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने माना कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो c इक्वल टू 7 है, ये वाली जो डिस्टेंस है BC, ये a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू 5 है, ओके, और ये स्मॉल c है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यानी कि CA जो डिस्टेंस है ये स्मॉल b इक्वल टू 8 है। ये ऑब्वियसली इन्हीं रेशियो में निकाली गई है जिन रेशियो में हमको फोर्सेस दी गई है, करेक्ट। और अब मैं जानता हूं कि cos c, ये वाला एंगल cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ओके। सो a स्क्वायर इज 25, so b square is 64 and c square is 49 upon 2ab, तो 5 दूनी 10 80, करेक्ट। 89 89 minus 49 40 40 upon 80 means half, so cos c equal to half, so c equal to 60 डिग्री, करेक्ट। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 120 हो गया, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, करेक्ट। सो दिस इज 120 डिग्री। अब मैं इसको फॉर्मूले से करता हूँ, मतलब कैलकुलेशन से करता हूँ, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, आई मीन 7p, force represented by AB, that is 7p, is the resultant of
टू फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस, 5p एंड 8p, करेक्ट। कैसे, बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि मैं हर हालत में एक पैरेललोग्राम बना सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो 7p का स्क्वायर हो गया 49p स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर यानी 25p स्क्वायर प्लस 64p स्क्वायर प्लस, सो दिस इज 2 इंटू 5p इंटू 8p, दो पंजे 10 और 8 80, 80p स्क्वायर cos, and but cos not this cos of this angle, because this is the angle between this force and this force, so I shall term it as some alpha, so cos alpha, correct. So cos alpha is the angle between the later pair of forces. So this is 49 minus 25 minus 64 is obviously minus 40, minus 40 p square मैंने पूरा कैंसिल कर दिया अपॉन 80 इक्वल टू cos alpha, but cos alpha then is equal to minus half. Now cos alpha is minus half, this means alpha is equal to 120 degree. तो इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरह से किया है, हमने ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से भी किया है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है, और बाद में हमने इसको कैलकुलेशन से भी किया है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर एंड दैट वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें मैंने ट्राइंगल्स ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। तो चलिए लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Forces equal to 5p, 12p and 13p acting on a particle are in equilibrium. Find by geometric construction and by calculation the angles between their directions. ये क्वेश्चन मोर और लेस बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो मैं इसमें आपको दो फोर्सेस के बीच का एक एंगल निकाल के दिखाता हूँ दोनों तरीके से। सो इसमें मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स बना रखी हैं। तो ये फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली ये सब आउटवर्ड फोर्सेस हैं, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है पॉइंट ए पर, ठीक। और इन फोर्सेस को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस में, करेक्ट, बिल्कुल पहले जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा तरीका है। अब अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये निकालना सबसे आसान है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो ये सबसे आसान है। सो दैट आई एम नॉट डूइंग। मैं एक दूसरा एंगल निकालता हूँ, मैं 12p और 13p के बीच का एंगल निकालता हूँ, 13p और 5p के बीच में आप निकालें, ठीक है। तो मैं जो एंगल निकाल रहा हूँ वो मैं ये एंगल निकालने जा रहा हूँ, ये आपके लिए है, यानी इट इज होमवर्क, करेक्ट, एंड दिस इज सिंपल। सो और अगर आपको नहीं समझ में आया है कैसे निकला ये सी वाला, तो अब आप मुझे नीचे मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जवाब भी दे दूंगा वहां पर कि उस वीडियो जिसमें मैंने किया होगा इसको उसका लिंक किया रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉम्बिनेशन से करते हैं। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है इसमें। अब मुझे एंगल निकालना है ए, तो ऑब्वियसली cos of A is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc. So b square is 12. So this is c square is 169 and a square is 25. Okay, and 2bc 12 दूनी 24 और 24 ढाई 240 और 24 दिया 72, 312। सो इट इज 313 माइनस 25 अपॉन 312, सो इट इज 288 अपॉन 312 एंड इट इज 8 से कटेगा तो 8 तिया 24 और 8 चंग 48 और 8 तिया 24 और 8 नम 72। ओके, और भी कटेगा, 16 से कट सकता, नहीं 8 तिया 24 से कट सकता था, तो ये 12/13 हुआ, ठीक। सो cos A, तो ये जो हमको जो एंगल मिला A, दिस एंगल A इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13, लेकिन मुझको तो ये एंगल चाहिए, है ना। सो दिस एंगल इज ऑब्वियसली cos इनवर्स माइनस 12/13। आंसर सिंपल। इसको ध्यान रखिए मैं कैसे लाया इसको, आप बहुत सरल है, आप सबको मालूम है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं
कैलकुलेशन से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पर कॉस या सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, तो कॉस हर हालत में नेगेटिव होगा। और थीटा पर कॉस की जो वैल्यू है वो 12/13 है, मतलब एंगल ए पर जो कॉस की वैल्यू 12/13 है, तो इस एंगल पर ऑब्वियसली वो कॉस इनवर्स -12/13 होगी। ओके, क्लियर। ओके, तो अब हम इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल वर्कआउट करते हैं। सो ऑब्वियसली 5p² इज 25p², क्योंकि रिजल्टेंट है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का इक्वल टू 144p² प्लस 169p² प्लस 2 × 12 × 13, 12×2 = 24, और 24 × 13 312, 312p² cos alpha, where alpha is the angle between these two forces. Okay, p² कैंसिल हो गया, सो cos alpha is equal to 25 minus 144 minus 169 upon 312, and obviously this is equal to 25 minus 313 upon 312 means minus 288 upon 312 equal to minus 12/13. So alpha is equal to cos इनवर्स -12/13। सेम आंसर, सेम आंसर जो यहाँ मिला था वही आंसर हमको कैलकुलेशन करके आया। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, construct geometrically the directions of two forces 2p and 3p which are in equilibrium with a force of 4p whose direction is given। अब ये बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे किया है। तो लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, this angle is beta, and this angle is gamma। ओके, तो पहले इस अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा एंगल की। तो इसका रिजल्टेंट ये है, यानी फोर्स फोर्स 4p एंड 3p का जो रिजल्टेंट है वो ये है। ओके, तो 2p का स्क्वायर 4p² इक्वल टू 16p² प्लस 9p² प्लस 2×4 = 24p² कॉज, हम निकाल रहे हैं 4p और 3p, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो इनके बीच का एंगल है अल्फा, सो दिस इज कॉज अल्फा। p² सब कैंसिल हो गया, सो दिस इज 4 - 25 upon 24 equal to cos alpha, so cos alpha equal to -21 upon 24 means -7 upon 8, so alpha equal to, एक तो निकल गया। ओके, अल्फा निकल गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। इस बार हम निकालते हैं बीटा को। सो बीटा एक्चुअली दो फोर्सेस 4p और 2p के बीच में, रिजल्टेंट इसका 3p है, तो 3p का होल स्क्वायर इक्वल टू 16p² प्लस 4p² प्लस 2×4 = 8 दूनी 16 p² cos बीटा मीन्स p² तो कैंसिल हो गया, 9 - 16 - 4 upon 16 equal to cos बीटा, so cos बीटा equal to -11/16, so बीटा is equal to cos इनवर्स। तो बीटा भी निकल गया। अब गामा और देख लेते हैं। सो एंगल गामा जो एंगल है ये है बिटवीन द टू फोर्सेस 2p एंड 3p, एंड रिजल्टेंट है 4p, तो 4p का स्क्वायर 16p² इक्वल टू 4p² प्लस 9p² प्लस 2 दूनी 4 या 12 cos गामा, करेक्ट। सो cos गामा, p² कैंसिल हो गया, 16 में से 4 गया 12, और 12 में से 9 गया 3, तो
गामा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/4। ध्यान रखिए ये यहाँ जरूर दिखाया है ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन ये रिजल्ट में हमारे आ रहा है एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम। ओके, आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So this question is the side AB and AC of a triangle ABC are bisected at D and E. So let us see the graph of the question. So the sides AB and AC are of a triangle ABC are bisected at D and E. Okay, आपके सामने है. Show that the resultant of force is represented by BE, BE and DC is represented in magnitude and direction by 3/2 BC. ये एक आसान सवाल है. अब इसमें फोर्स BE is equal to BC प्लस CE, सिंपल. इसी तरह से फोर्स DC is represented by DE प्लस EC. अब BE और DC इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लेने के लिए हमको इन्हें जोड़ना पड़ेगा. सो BE प्लस DC is equal to BC प्लस CE प्लस DE प्लस EC, but CE is equal to minus EC. Okay, so BE force BE plus DC is equal to, इस C से ये EC कैंसिल हो गया, BC plus DE. ओके, यानी BC, this BC plus DE, but DE is half of BC. क्यों? क्योंकि पॉइंट डी मिड पॉइंट है लाइन ए बी का और पॉइंट ई है मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी का. ओके, तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, ये इस तरह से हो गई, BE प्लस DC इक्वल टू डी की जगह हाफ BC, तो इट इज BC प्लस हाफ BC, दैट इज 3/2 BC. आंसर एंड सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इट्स ए 7th क्वेश्चन. P is a particle acted on by forces represented by lambda dot AP and lambda dot PB, where A and B are two fixed points. Show that their resultant is constant in magnitude and direction wherever the point P is. ये एक बड़ा सरल सवाल है, तो इसकी फिगर देख लेते हैं. सो दिस इज द फिगर. ओके, अब इसमें दिस इज द डिस्टेंस ए बी एंड दिस इज द डिस्टेंस पी बी. तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो लैम्डा ए पी इस डायरेक्शन में है, जो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है, और जो दूसरी फोर्स है लैम्डा डॉट पी पी वो इस डायरेक्शन में है. ओके, सिंपल. निश्चित रूप से जो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, करेक्ट, एंड दिस इज ऑब्वियसली लैम्डा डॉट बी ए, करेक्ट. अब इसमें कहीं पर भी P नहीं है, डज नॉट कंटेन P. ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो लैम्डा डॉट बी होगा, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ये जो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है ये इस तरह से भी हो सकता है ना, ये इस तरह से भी हो सकता है, सिंपल. सो द पॉइंट इज, इस परिणाम में P नहीं आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट कांस्टेंट है. बिल्कुल ठीक है. किसमें? मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में, करेक्ट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट P कहीं पर भी हो. तो अगर पॉइंट P यहाँ पर भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी पॉइंट P होता है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, करेक्ट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये एक बहुत सरल क्वेश्चन था. नेक्स्ट. सो दिस क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram. A particle P is attracted towards A and C by forces which are proportional to PA and PC respectively, and repelled
take care of the word, and repelled from B and D by forces proportional to PB and PD. Show that P is in equilibrium wherever it is situated. So let's first draw the figure. Figure देख के आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को. Okay. So this is the figure. तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि ए बी सी डी हमारे सामने ये पैरेललोग्राम है और पी ये पॉइंट पी है हमारा, एंड इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए एंड सी, टुवर्ड्स ए एंड सी. तो हमने मान लिया कि सम लैम्डा इंटू पी ए, फोर्स से ये जाता है ए की ओर, और टुवर्ड्स सी, टुवर्ड्स सी ऑब्वियसली सम लैम्डा टाइम पी सी. ओके. And repelled from B and D, from B and D by forces proportional to PB and PD. PB, तो a force proportional to PB is obviously lambda times PB, and force proportional to PD is lambda time PD. Okay. अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, और वो ये है कि आपके सामने दो फोर्सेस हैं, ए बी और ए सी. ओके. ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट है वो ए ही है. तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है. ये हम लोग इस तरह के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं निरंतर. लेकिन इससे जो चीज मैंने आपको समझानी है कि एक्चुअली दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी. करेक्ट. दिस प्लस दिस. करेक्ट. सो द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, this force and this force, is equal to twice AD, where D is the midpoint of the two intersect diagonals. और इससे हमारा क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व होगा. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. ठीक, ये मैंने आपके लिए बना रखा है. अब इसमें हम अगर ये देखें तो पी ए इज दिस फोर्स, पी सी इज दिस फोर्स. करेक्ट. तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली और समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है. तो जस्ट सी दिस फिगर. यहां पर पी ए फोर्स ये है और पी सी फोर्स ये है. ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ पी ओ है. करेक्ट. इसी तरह से फोर्स पी बी ये है एंड पी डी ये है, और इसका रिजल्टेंट भी ट्वाइस ऑफ फोर्स पी ओ है. क्यों? क्योंकि डी बी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है. सिंपल सिंपल, जो कि दो एंड को जोड़ रहा है, बी और डी को. तो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. अब हम यहां देखते हैं, ये दिया हुआ है कि पार्टिकल P is attracted towards A and C by forces which are proportional to PA and PC. तो अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे हम. तो चूंकि ये प्रोपोर्शनल है PA टू PA एंड PC के, इसलिए दो फोर्सेज हुई लैम्डा PA और दूसरी फोर्स हुई लैम्डा डॉट PC, एंड ऑब्वियसली दोनों का टोटल हुआ 2 लैम्डा. बल्कि मुझे इसको पहले मैं इसको आपको ऐसे लिख के दिखा दूं. एक्चुअली ये हुआ है ना, लैम्डा डॉट 2 PO. करेक्ट. तो हमने 2 को पहले ले लिया. अब दूसरी बात पर आते हैं, जहां पर पार्टिकल P रिपेल होता है B एंड D से बाई फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू PB एंड PD. इसका मतलब ये है कि चूंकि रिपेल हो रहा है तो हम इसको लैम्डा डॉट माइनस PB लिखेंगे, और दूसरी फोर्स कौन सी जुड़ेगी इसमें? लैम्डा डॉट माइनस PD. सिंपल सिंपल, क्योंकि ये PB और PD के प्रोपोर्शनल में है दो फोर्सेस. ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा. बट PB प्लस पी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PO. करेक्ट. और ये माइनस साइन साथ में आया है, तो दिस इज माइनस 2 लैम्डा ऑफ द फोर्स PO एंड दिस इज 2 लैम्डा ऑफ द फोर्स PO. तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. इसलिए P हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, चाहे वो कहीं भी सिचुएटेड. सिंपल प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9 से लेके क्वेश्चन 14 तक इस स्टेटमेंट पे आधारित हैं सारे क्वेश्चन. द फॉलोइंग आर टू बी सॉल्व बाय ज्योमेट्रिक construction. In each case, P and Q are two forces inclined at an angle alpha, and R is their resultant making an angle theta with P. तो ये सारे क्वेश्चन
मैं चूंकि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होना है तो मैं इस स्क्रीन पे तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हम कैलकुलेशन से करें या फार्मूले का यूज़ करते हुए करें तो हमारे सामने 1 2 3 4 फार्मूले हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की प्रकृति को देखें, नेचर को देखें, तो हमारे सामने इन सारे क्वेश्चंस में 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, पी क्यू थीटा आर एंड अल्फा, दैट इज पी क्यू आर थीटा एंड अल्फा। ओके, और हमें कोई से भी 3 पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई है जिनसे हमको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, और उन 2 इक्वेशन से हमको बाकी जो 2 अननोन पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू हमको वर्कआउट करनी है। आप निश्चित रूप से इन चारों इक्वेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, P बराबर 25 kg force, Q बराबर 20 kg force and theta is 35 degree. So what is resultant R and what is alpha? Okay. अब चूंकि ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए मेंट है, इसलिए इनको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि यहाँ आ रही है, मैंने अभी देखा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्मूले को उठाऊं तो मेरे सामने 1035 डिग्री इज इक्वल टू Q इज 20 साइन अल्फा अपॉन P is 25 plus 20 cos alpha. Okay, now the problem is how to work out the value of 35, 1035. Correct, simple. Okay, and if you get the value of 1035, so that you can get the value of obviously the angle alpha या cos alpha आपको निकालना है, तो आप उसको यहाँ पर प्लेस करके, इस जगह प्लेस करके आप हर हालत में r की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द दिस क्वेश्चन विल बी डन। ओके, सो लेट्स नाउ टेक सेकंड क्वेश्चन, आई मीन 10th क्वेश्चन। यहाँ आपको p q और r की वैल्यू दी हुई है। So P is 50 kg force, Q is 60 kg force and R is 70 kg force. Correct? And here we have to find out alpha and theta. अब पहली इक्वेशन से 70 square means 4900 equal to P square 2500 plus Q square 3600 plus 2PQ 6000 cos alpha. Simple. So cos alpha is equal to, आप 20 सब में से हटा दीजिए। So cos alpha is equal to 49 minus 61 upon 60, मतलब ये 100 मैंने सब में से निकाल दिया। So it is minus 12 upon 60 means minus 1 upon 5। एक्चुअली अभी चूंकि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन ए सी है या जो एंगल अल्फा है, इसको ऐसे बोल रहे हैं, एंगल अल्फा जो है ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन मैंने एक ही तरह की फिगर सब जगह बनाकर पेस्ट की है, सो डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस 1/5। करेक्ट। अब हमको थीटा और निकालना है, तो थीटा यहां से निकाल लेते हैं इस वाले से। सो Q इज इक्वल टू 60, so 60 is equal to r sin theta. Now r is 70, so 70 sin theta upon sin alpha. If cos alpha is 1/5, cos alpha is 1/5, so it is obviously, so it is root 24. Correct. So sin alpha is root 24/5. Correct. Means sin theta is equal to 6 root 24 upon 35, एंड 6 रूट 24 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 24 इज 4 इंटू 6, सो इट इज 12 इंटू रूट 6 अपॉन 35। करेक्ट। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 रूट 6/35। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको पी आर और अल्फा दिया गया है, पी आर और अल्फा दिया गया है, और ऑब्वियसली इट इज वंस अगेन ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन चूंकि सब फिगर एक ही तरह से बनी है तो आपके सामने ये एक्यूट एंगल बना हुआ है।
तो अल्फा इज 130, फाइंड क्यू एंड थीटा। ओके, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो आर स्क्वायर, आर इज 40, तो इट इज 1600 इक्वल टू पी स्क्वायर 900 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 60, 2p 60 क्यू cos 130 means q square plus 60q cos 130 माइनस 700 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम फिर से वही है कि हेयर वी हैव टू वर्क आउट cos 130 डिग्री फर्स्ट। इसीलिए इन सब क्वेश्चंस में ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन दिया गया है शब्द कि आपको ये सब सॉल्व करना है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से। ओके, सो इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ cos 130 ऑब्वियसली इट शैल बी इन नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक, तो यहां से हमको कोई भी दो वैल्यू मिलेंगी, टू वैल्यूज ऑफ q, तो हम q की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, और q की इस पॉजिटिव वैल्यू को हम इसमें प्लेस करेंगे और हमको थीटा मिल जाएगा। ओके, so this way this question this kind of question are solved. Next लेते हैं। So here the values of p, alpha and theta have been given. You have to work out q and r. So from here q is equal to r sine 40 upon sine 75. So we have got one relation between q and r, correct? And then we pick it up, इसको उठाते हैं। r square plus p is 60, so it is 3600 plus q square, so it is okay plus 120 r sin 40 upon sin 75. Now this shall be a quadratic equation in r, so here from we will get two values of r, we will take the positive one, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिलती है, यहाँ से आपको q की वैल्यू मिलती है। this way this question is solved. Next, here we have been given p equal to 60, r equal to 40, theta equal to 50, find q and alpha. अब फार्मूले से जो आपके सामने चार फार्मूले दिए हुए हैं, इससे इसको सॉल्व करने में देयर में भी ये बिट प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मदद इसमें ट्रिग्नोमेट्री की लेंगे। और मैं ये जो मेरे सामने जो ये वाला ट्राइंगल है, यानी कि डी ए बी, इस ट्राइंगल में मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए आई शैल वर्कआउट क्यू। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में आप ये देखें कि मुझे ये 50 डिग्री है, ठीक, ये साइड ए डी इज 40 एंड साइड ए बी इज 60, और ये वाली जो बी डी साइड है ये क्यू है मैग्नीट्यूड में, है ना। तो मुझे इसको वर्कआउट करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे सामने जो फॉर्मूला है वो है cos ए इक्वल टू cos 50 इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4×4 = 48, 4800। ओके, मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5200, मीन्स 1600 और 3600, 5200 5200 माइनस 4800 cos 50। ओके, अब cos 50 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑब्वियसली मैंने निकाली, मैंने चेक की है। सो इट इज 0.6428। okay, so this is
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5200 माइनस 3085 equal to 2115, and then we have q equal to approximately 46. So we have got q. Okay, now we have to work out alpha. Now alpha is very simple. Alpha we will get the value of by the first principle, by the first equation. So r square equal to p square plus q square plus 2pq cos alpha. तो यहाँ से हमको cos alpha मिल जाएगा. So it is 1600 equal to 3600 plus 2115 plus 2pq. So it is 2 into 60 into 46 into cos alpha, and then this is minus 4115 equal to 5220 cos alpha. So cos alpha equal to minus 4115 upon 5220 equal to minus 0.72 approximately. So alpha equal to approximately 136 degree. Okay, next question लेते हैं. यहाँ पर P equal to 80, alpha equal to 55 degree and R equal to 100. Find Q and theta. इस इक्वेशन की मदद से we have R equal to 100, so it is 10,000 equal to P square means 6400 plus Q square plus 2 गुणा 80 160 Q. Now we have a quadratic equation in Q. This is 160 Q cos 55 minus 3600. Now by putting the value of cos 55, we have this quadratic equation in Q, and we will get two values of Q, and we will take the positive one. करेक्ट. तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू मिल गई और हमको अब थीटा निकालना है, और थीटा हम निकालेंगे यहाँ से. So this Q is equal to R is 100 sin theta upon sin alpha means sin 55 degree. Correct. So sin theta equal to Q sin 55 degree upon 100. So here from we can get theta also. So this way this question is solved. Okay. So next. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट वाचिंग दिस क्लास एंड दिस वीडियो. और अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 4 चैप्टर 2 ऑफ लोनी स्टैटिक्स. तो इस एग्जाम्पल 4 में 25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. तो अब हम एक काम करेंगे कि पहली क्लास में हम 10 क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट में फिर 10 क्वेश्चन लेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको तीसरी क्लास में लेंगे. तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल लिख सकते हैं. ओके, नमस्कार.